कहाँ तक पढ़ा था भाई हमने? मीन मीडियन मोड में आप ये पढ़ रहे थे। डिस्ट्रीब्यूशन में देखो जो स्क्यूनेस होता है लैक ऑफ सिमेट्रिकल है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। सिमेट्रिकल में भाई आपकी तीनों चीजें बराबर होती है, मीन मीडियन मोड, बेल शेप्ड होगा, इक्वी डिस्टेंस होगी, तो वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। पॉजिटिव स्क्यूड में क्या होता है कि मीन ज्यादा मीडियन से, मीडियन ज्यादा होगी मोड से, पॉजिटिव स्क्यूड। और नेगेटिव स्क्यूड का मतलब क्या होता है, मीन आपका कम होगा मीडियन से और मीडियन कम होगा मोड से, तो वो आपका नेगेटिव स्क्यूड। नेगेटिव का मतलब नेगेटिव एरिया ज्यादा होगा और पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव साइड ज्यादा होगी, यानी वैल्यूज आपकी पॉजिटिव साइड ज्यादा है एक एरिया में आपके साथ प्लस साइड में, ठीक है। हाँ हाँ किसका एग्जाम्पल? हाँ तो ये भी गैप ही निकाल रहा है, ये ग्राफिकली निकाल रहा है बस। उन वैल्यूज को अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दो, अगर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कोई डिस्पर्जन नहीं होगा, तो ये शेप बन के आ जाएगी उनकी, ठीक है। आई बात समझ में? और अगर आप कहें मतलब ये जो मीन है, मीन के आसपास ही वैल्यू होगी सारी की सारी, मतलब मीन स्क्यूनेस मतलब यही तो बता रहे हैं कि वैल्यू किस तरीके का शेप बना के देगी आपको। अब एक मैं कहूँ आपके पास कि हाँ ग्राफ को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हो, मान ली देखिए मैं कहूँ ये देखो आप इस तरीके से जा रहे हो, तो मतलब इसमें क्या है कि कोई भी आपका वो नहीं है, बैंड नहीं है, नॉर्मल सा बैंड है जिस तरीके से आना चाहिए, लाइक ट्रेन की पटरी की तरह, है ना। और एकदम से ये आ जाए, इसमें क्या है, देखो बैंड देखो कैसे बन रहा है, तो मतलब कि ये परफेक्टली आपका सिमेट्रिकल नहीं है, तो कहीं ना कहीं बैंड है इसमें। तो इसी तरीके से डेटा में बैंड है। अब मैं आपको कहूँ देखो अब आपके ना सभी के मार्क्स ऑलमोस्ट इक्वल होंगे, तो आपका मतलब क्या कि आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, और मीन जो निकलेगा आपके एवरेज मार्क्स वो आपका सभी के आसपास होगा, दो ऊपर दो नीचे इस तरीके का ही होगा, है ना। तो मतलब सिमेट्रिकल है। और एक मान लो आपने ऐसे आ जाए कि 33% का बच्चा हो, 90% का भी बच्चा हो, 75% का बच्चा हो, तो वो क्या होगा आपका सिमेट्रिकल नहीं होगा, ठीक है। आगे समझ में इक्वली, बस वो कंपोजिशन बेस बता रहा था डेटा की, ये आपका ग्राफिकली बताएंगे सारे जो अब आगे पढ़ोगे, ठीक है। आया समझ में? हाँ जी। उसके बाद देखिए सिमेट्रिकल, फिर आपका आया स्क्यूड, फिर आपका नेगेटिव हो गया, एंड फिर अब आया डिस्पर्जन और स्क्यूनेस में क्या डिफरेंसेस है। देखो ध्यान से देखो, अब आप जो पूछ रहे थे ना वो सारी चीज़ यहाँ आ गई है। डिस्पर्जन जो होता है वो मेजर करता है अमाउंट के रूप में, वेरिएशन, अमाउंट ऑफ वेरिएशन इन सीरीज, कितने अमाउंट वैल्यूज में, और ये आपका क्या करेगा डायरेक्शन में, पॉजिटिव में जा रहे हो, नेगेटिव में जा रहे हो, इक्वल में हो, देखा है अभी आपने। दूसरा क्या होता है डिस्पर्जन, बताता है कंपोजिशन कैसी है सीरीज की, और ये बताता है शेप। देखो बिल्कुल आपको अभी क्लियर हो जाएगा सारा, वो तो कंपोजिशन डेटा किस तरीके का, और ये शेप किस तरीके का बनाएगा, ठीक है। डिस्पर्जन आपने देखा था, आपने फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन, इस तरीके, सॉरी एवरेज जो होते हैं, मीन, मीडियन और मोड, ये फर्स्ट ऑर्डर आपकी स्टैटिस्टिक्स होती है, मीन, मीडियन और मोड, इनके बेसिस पर निकलती है सेकेंड ऑर्डर। कौन कौन सी, जैसे आपके पास आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, वेरिएशन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, वेरिएंस हो गया, रेंज हो गया, ठीक है, ये क्या आपके पास सेकेंड ऑर्डर। तो जो डिस्पर्जन होता है ना वो तो फर्स्ट पे निकलता है, और ये दोनों पे निकलेगा, हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इसमें डिफरेंस था। अब देखो कैसे टेस्ट करना है, पहले तो ये चेक करके देख लो एवरेज का, मीन, मीडियन, मोड अगर इक्वल है तो सिमेट्रिकल, और नहीं है तो एसिमेट्रिकल। फर्स्ट थिंग, पॉजिटिव है तो ज़्यादा होगा, नेगेटिव है तो कम हो जाएगा। आपको क्वार्टाइल्स के साथ देख लो, Q3 माइनस मीडियन, मीडियन माइनस क्वार्टाइल, सिमेट्रिकल, अदरवाइज एसिमेट्रिकल। आप प्लॉट करके देख लो ग्राफ पे, तो बेल शेप बन रहा है तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और नोट बेल शेप तो आपका नोट सिमेट्रिकल। हाँ जी स्टूडेंट ऑनलाइन, आपको समझ में आ गई तीनों बातें? ये बेल शेप्ड ऊपर जो ये कर्व बना है ना, ये बेल शेप्ड है, इसका घंटी जैसा आकार बन गया इसका, जो मंदिर में घंटी होती है ना उसके जैसा अगर आकार बन रहा है तो आपका बेल मतलब वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। ये बन गया, देखो इसका शेप देखो है, और ये ऐसा नहीं होती ना कोई कहीं पे भी, तो ये चीज़ है भाई आपकी। और स्क्यूनेस की टेस्टिंग हो गई। अब आया मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस, कैसे कैसे करते हो, तीन फॉर्मूले हैं, कोल पियर्सन का, बाउले का और कैली का। तो सबसे पहले कोल पियर्सन का क्वेश्चन क्या आते हैं वो देखेंगे। कोल पियर्सन का फर्स्ट पहले हमने पढ़ लिया, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर दोनों फ्रीक्वेंसी के बेस पे होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर में देखिए यहाँ पर देखिए कैसे निकलता है ये,
बेस्ड ऑन द मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फर्स्ट ऑर्डर और ये सेकंड ऑर्डर। ठीक है, कैसे निकालना है? अगर एब्सोल्यूट निकालना है, स्क्यूनेस, एस के मतलब स्क्यूनेस, मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस, मीन माइनस में मोड, मीन माइनस में मोड, ये आपका निकल गया एब्सोल्यूट। जब आपका मोड डिफाइन हो, मतलब आपको पता हो कि इस सीरीज में मोड ये है। अगर मोड इल डिफाइंड है, मतलब एक ही सीरीज में 2 मोड है, 3 मोड है, 4 मोड है, तब ये फॉर्मूला नहीं लग सकता। मतलब जैसे आपके 2 मोड आ गया, 3 मोड आ गया, तब ये नहीं लगेगा। तब लगेगा स्क्यूनेस 3 मीन माइनस में मीडियन। 3 होता है, आपको पता है, ये रिलेशनशिप होता है, Z इक्वल टू 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। तो इसलिए आपने ये कर लिया। ठीक है, अब ये तो निकल गया आपका एब्सोल्यूट। आपको निकालना है रिलेटिव, तो मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो देखो ये क्या था, मीन माइनस मोड डिवाइड में स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर मोड डिफाइन है तो इसकी जो रेंज आएगी -1 to +1 आएगी, और आपको इसके बेसिस पे निकालना है तो इसी फॉर्मूले के नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन माइनस मीडियन, और इसकी रेंज आएगी -3 to +3, इसकी आएगी -1 to +1। हाँ जी, आ गया समझ में ऑनलाइन स्टूडेंट? ये फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इसमें से क्या क्या समझना है, कोल पियर्सन का मेथड किसके बेस पे होता है? तो मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सेकंड, मोड डिफाइन है तो मीन में से मोड घटा दो, और मोड डिफाइन नहीं है तो मीन में से क्या घटा दो, मीडियन, और आगे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। कोफिशिएंट निकालना है तो मीन माइनस मोड डिवाइड में स्टैंडर्ड डेविएशन। इफ मोड डिफाइंड एंड मोड नॉट डिफाइंड तो 3 मीन माइनस में मीडियन डिवाइड में स्टैंडर्ड डेविएशन। फर्स्ट हो गया भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट आ गए समझ में? हाँ जी। सेकंड आया बाउले का मेथड। बाउले का जो मेथड है वो है Q3, Q1 और मीडियन के बेस पे, Q3, Q1 और मीडियन के बेस पे। तो क्वार्टाइल 3 क्वार्टाइल प्लस, देखो ये ऐसे निकल जाएगा। स्क्यूनेस निकालनी है, देखो Q3 + Q1 - 2 मीडियन, यानी 75 प्लस में 25 माइनस में 2 × 50, तो ये आपका क्या आएगा 0। आई बात समझ में? एब्सोल्यूट निकालना है। अगर ये 0 आ गया तो मतलब कोई स्क्यूनेस नहीं है, ऊपर नीचे आया तो अगर प्लस में आया तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो नेगेटिव। ठीक है, और अगर आपको निकालनी हो क्या कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तो Q3 प्लस में Q1 माइनस में 2 मीडियन, Q3 माइनस Q1, दैट्स ऑल। -1 to +1 आपकी रेंज होगी। हाँ जी, आगे समझ में? बिल्कुल आसान है। बस ये क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि मैच करना, इसका फॉर्मूला क्या है, कौन सा किसके बेस पे है और उसकी रेंज क्या है। तो देखो बिल्कुल आसान है, ये है Q3, Q1 और मीडियन के बेस पे निकाल दिया। तीसरा आया कैली का। कैली का है परसेंटाइज और डेसाइल्स के बेस पे। इसका भी इसी तरीके से है, P90 परसेंटेज 90 प्लस में परसेंटेज 10 माइनस में आपका 2 मीडियन, क्या निकल गया स्क्यूनेस। अगर आप डेसाइल्स के बेस पे ले तो 10 टुकड़े हो सकते हैं। D9 प्लस में D1 माइनस में 2 मीडियन, इट इज कॉल्ड डेसाइल्स के बेसिस पे आप निकाल लो, स्क्यूनेस निकल जाएगा। और अगर आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है कोफिशिएंट, तो लिख दो P90 प्लस में P10 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड P90 माइनस में, हाँ 2 मीडियन 50 घटा दो, हाँ कुछ भी, हाँ वो आपका वही रहना है। ठीक है, स्टूडेंट आ गए समझ में भाई? हाँ जी, ये ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है अभी तक? ओके ठीक है, बहुत अच्छे। तो ये इस तरीके से निकाल सकते हो, बिल्कुल आसान था। आपने बीकॉम में पढ़ा होगा तो आपने इसको छोड़ दिया होगा, जहाँ तक मुझे पता है बच्चों का ऑनलाइन एवरेज उनको होती चीज़ें आसान है, वो बस पता नहीं वो टीचर्स नहीं कराते या स्टूडेंट का इंटरेस्ट नहीं होता, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ चीज़ें आसान है, स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा आसान है। स्क्यूनेस है ना बिल्कुल आसान सा। एक उसने तो भाई अमाउंट में बता दिया था, और इसने किसने बता दिया, शेप के बेसिस पे, भाई किस तरीके का डेटा मतलब फिगर्स में आपका रिप्रेजेंट करोगे तो कैसा बनेगा। तो बिल्कुल आसान कोलपिएशन का मेथड। चेक कैसे करोगे, बेल शेप्ड होगा, और आपका मीन मीडियन मोड का चेक कर सकते हो, और आपका एक और क्या था मीडियन, इक्वी डिस्टेंस ऑफ मीडियंस, क्वार्टाइल्स एंड मीडियन। फिर आपने ये तीनों फॉर्मूले पढ़ लिए और ये हो गया। अब आया तीसरा मूवमेंट्स, ये भी आपने छोड़ा होगा या पढ़ा भी होगा। मूवमेंट्स का मतलब होता है कि आप देखो पहले ने किसी बेस पे बता दिया, उसने बता दिया था अमाउंट के बेस पे, कंपोजिशन के बेस पे, दूसरे ने शेप के बेस पे बता दिया, लैक ऑफ सिमेट्रिकल, तीसरे ने अब फीचर्स के बेस पे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी डेटा की, उसकी फीचर्स किस तरीके की है, ये मूवमेंट्स बताएगा आपको। क्या बताएगा,
मूवमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो मूवमेंट्स 3 तरीके के होते हैं, मूवमेंट्स अबाउट मीन, मीन के मूवमेंट, मूवमेंट्स अबाउट जीरो ओरिजिन, एंड मूवमेंट्स अबाउट अज्यूम मीन या अज्यूम मीन। हाँ, फर्स्ट आपका क्या हुआ, अरिथमेटिक मीन, सेकंड आपका जीरो या आपका अज्यूम मीन, एंड सेकंड वन मतलब एक आप अज्यूम मीन होगा, एक आपका जीरो से होगा, तीनों से हम निकालेंगे। देखो भाई ध्यान से देखना, अभी हुआ है, ज़्यादा निशा ज़्यादा देर नहीं हुई है, 10 मिनट 31 सेकंड हुए। शायद मुझे सुना नहीं निशा, देखा नहीं मैंने मैसेज। कोई बात नहीं, आपने देखो ध्यान से, ये पढ़ लो आप मूवमेंट्स, वो जो पीछे रहे ना मैं करा भी दूंगा, ठीक है, एक बार रिवाइज कराऊंगा ना तब करा दूंगा, ठीक है। ठीक है, चलो अभी पढ़ो कि मूवमेंट्स में क्या बताता है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। तो मूवमेंट्स अबाउट मीन कैसे निकलेगा, सेंट्रल मूवमेंट बोलते हैं इसको। सेंट्रल मूवमेंट कैसे निकलता है, देखो ऐसे फॉर्मूला बनता है, इसको डिनोट करते हैं इससे, ये होता है म्यू, और ये बना समीशन एक्स माइनस मीन, और जो भी मूवमेंट निकाले, बेसिकली हम 4 मूवमेंट निकालते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट मूवमेंट निकालना है तो ये, और डिवाइड में आपका आ जाएगा एन। अब देखो ये फॉर्मूला किसका, ध्यान से देखिए, सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन, ये ऊपर वाला है ना, सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन है। क्यों करो, हम क्यों करेंगे, हमें तो ये चाहिए फॉर्मूला में, ये आपका ये है, ठीक है। अब आपको फर्स्ट मूवमेंट चाहिए, ये आर का मतलब है मूवमेंट्स। अब देखो फर्स्ट मूवमेंट चाहिए तो मीन माइनस एक्स माइनस मीन का फर्स्ट मूवमेंट और समीशन एन, और देखो ये जो वैल्यू होती है 0 के बराबर होती है या नहीं होती, ये वैल्यू देखो ये होती है ना, तो ये अगर 0 हो गई तो नीचे से कुछ हो। तो फर्स्ट मूवमेंट, ध्यान से सुना, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट अरिथमेटिक मीन इज 0, ठीक है। स्टेटमेंट में आए तो भी ठीक है, निकालना है तो भी ठीक है। फर्स्ट, सेकंड कैसे निकालोगे, सेकंड निकलेगा इसका स्क्वायर कर दो और उसको n से डिवाइड कर दो। ये किसका फॉर्मूला है, देखो ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, और इसका आपने क्या कर दिया स्क्वायर करते ही क्या आ जाता है, ये कट गया, तो सेकंड हो गया आपका वेरिएंस के बराबर। स्टूडेंट समझ में आ गई भाई ये बात, हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट, सेकंड मूवमेंट किसके बराबर होता है, वेरिएंस के बराबर, ठीक है। थर्ड जो मूवमेंट होता है वो इक्वल तो किसी के नहीं होता, लेकिन काम के होते हैं, उससे आपका सेकंड और प्लस नहीं है, ये आपका ये प्लस नहीं, आपको इसको कोमा लगाना है इधर, ठीक है। थर्ड सेंट्रल मूवमेंट ऐसे निकलेगा, क्यूब कर दो डिवाइड में n कर दो, तो इससे और इससे दोनों से वो निकलता है आपका स्क्यूनेस, और फोर्थ से निकलेगा आपका कुर्टोसिस, आगे देखेंगे। ये प्लस मत करना, ऐसे करना है, ऐसे कोमा लगाना है, ठीक है। ये 4 सेंट्रल मूवमेंट इसे निकाल लिया। अब दूसरा निकालो अज्यूम मीन से। अज्यूम मीन से आपको क्या बोला जाता है, नॉन सेंट्रल मूवमेंट बोला जाता है, एक्स माइनस मीन, इससे कुछ नहीं निकलता, बस ये बताते कि निकल सकते हैं, तो चारों इसे निकाल दो, कुछ निकला नहीं इससे, बस अज्यूम मीन लिख दिया बस, है ना। अब देखो उसके बाद आया, और देखो याद रखना इसको डिनोट कैसे किया है और इसको डिनोट कैसे किया है, आपका इसको डिनोट किया जाता है ऐसे, ये जो लिखा है ना इसका ऐसे लिखा होता है ऊपर, ठीक है, डैश ओ लगा लेना बार, ठीक है। और अब आया थर्ड मूवमेंट, सॉरी मूवमेंट अबाउट जीरो से। अब जीरो के साथ देखो तो फर्स्ट ये बनेगा x माइनस 0 और इसका स्क्वायर, समीशन x डिवाइड में मीन के बराबर हो गया। फर्स्ट जो मूवमेंट है, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट 0 इज इक्वल टू मीन, हो रहा है नहीं स्टूडेंट, समीशन x डिवाइड में n किसके होता है, मीन के बराबर होता है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में तो आ रहा है ना, नहीं आ रहा तो पूछ लेना, कुछ पूछना है अभी तक। हाँ ये फॉर्मूला मीन का होता है, ध्यान से देख, हाँ तो ये मीन के बराबर होता है, हाँ तो स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो वेरिएंस नहीं हो गया। अरे देख इधर देख, ये फॉर्मूला किसका है, ये किसका फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन का है,
स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देगी तो क्या आ जाएगा, तो क्या मतलब उसका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या होता है, वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। जब आप स्क्वायर कर रहे थे कैंसिल हो गया और ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, वेरिएंस के बराबर आ गई। आई बात समझ में या नहीं आई? हाँ ठीक है, और कोई डाउट हो किसी को? हाँ मूवमेंट हम कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए निकाल रहे हैं और इसकी यूटिलिटी क्या अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगी हम कर क्यों रहे हैं। बेसिकली ये आपका स्क्यूनेस निकालने में, कुर्टोसिस निकालने में, इसमें आपका ये यूज होता है डायरेक्टली। और अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी पता लग जाएगा सारा, ठीक है ना। और आप लोग इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको एसपीएससी मिला करना है, किसी ने नेट करना है ना, किसी ने जीआरएफ करना है, किसी ने एमकॉम का एंट्रेंस एग्जाम करना है। तो ये सबका अपना अपना ऑब्जेक्टिव है, पर स्टैटिस्टिक्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे दूसरी स्टैटिस्टिक्स डिपेंडेंट है। सारी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स चल रही है अभी भी, ठीक है। हाँ जी, अब ये अभी क्या बता रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ही बता रहा है। फर्स्ट ने बता दी, फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट 0 के बराबर एंड फर्स्ट मूवमेंट अबाउट 0 मीन के बराबर। फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन इज इक्वल टू 0, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट 0 इज इक्वल टू मीन, उल्टा कर दो बस, सेकंड वेरिएंस के बराबर है, ठीक है। और ये देखो फर्स्ट आपका मीन के बराबर आया, सेकंड से आपका कुछ नहीं निकला, थर्ड से भी कुछ नहीं निकला, फोर्थ से भी कुछ नहीं निकला, ठीक है। अब आप पूछते हैं ना क्या यूटिलिटी है, तो ये यूटिलिटी है भाई इसकी। क्या क्या यूटिलिटी है देखो ध्यान से। मूवमेंट्स आर यूजफुल टू मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। सेंट्रल टेंडेंसी मेजर कर दी, मीन मेजर कर दिया आपका, फिर वेरिएंस मेजर कर दिया आपके लिए, 0 भी मेजर कर दिया, मतलब जो भी चीज आपको मेजर कर दिया, ठीक है। एंड देयर वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी मतलब वेरिएंस निकाल दिया था। देयर एसिमेट्रिकल एंड द हाइट ऑफ द पीक, मतलब स्क्यूनेस और दूसरा कुर्टोसिस दोनों निकालेगी, सिमेट्रिकल भी और आपकी पीक। देखो 4 चीजें निकाल दी इन्होंने आपके लिए। इसका काम क्या है आपका, एक तो सेंट्रल टेंडेंसी, और सेंट्रल टेंडेंसी के रूप में इसे निकाल दिया था मीन, वेरिएबिलिटी वेरिएंस निकाल दिया, देयर सिमेट्रिकल स्क्यूनेस निकाल देगी, और हाइट ऑफ द पीक यानी कुर्टोसिस निकाल देगी। चारों चीज निकाल देगी, क्या क्या, मीन, वेरिएंस, स्क्यूनेस और कुर्टोसिस, चारों चीज निकाल देगी। इसकी ये यूटिलिटी है मूवमेंट्स की, ठीक है। रीना मैम आ गए समझ में क्या क्यों यूज कर रहे हैं? ओके तो अभी देखो आपने ऊपर भी पढ़ा था, फिर पढ़ लो क्या क्या निकाल दिया। देखो फर्स्ट मूवमेंट ने निकाल दिया था आपके लिए मीन, सेकंड ने निकाल दिया वेरिएंस, और सेकंड और थर्ड मिलकर निकाल देता है आपका स्क्यूनेस। स्क्यूनेस निकाल कर बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है, जो आपका थर्ड है ना उसका तो कर दो स्केयर, और जो सेकंड है उसकी कर दो क्यूब। देखो ध्यान से, थर्ड की क्या कर दिया आपने, स्केयर, और सेकंड का कर दिया क्यूब, बीटा 1 निकल गया, बीटा 1 मतलब स्क्यूनेस। हाँ जी आ गए समझ में, स्टूडेंट समझ में आया? बिल्कुल ही आसान है। और आपने निकालना है कुर्टोसिस, फोर्थ को डिवाइड कर दो सेकंड के स्क्वायर से, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान सा तरीका। सेकंड को अब देखो स्क्यूनेस निकाला था, सेकंड और थर्ड से निकला है। आपसे कोई पूछे कि जो स्क्यूनेस होता है वो किससे निकलता है, सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन, अबाउट मीन एंड थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन, दोनों से निकल के बनता है। एंड क्या होता है, जो थर्ड मूवमेंट है उसका तो स्क्वायर डिवाइड में सेकंड की क्यूब, निकल जाएगा आपका बीटा 1। एंड नेक्स्ट आपने निकाला क्या, थर्ड आपका सेकंड और फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन, ये निकल गया कर्टोसिस। कर्टोसिस फोर्थ जो मूवमेंट आया उसको डिवाइड कर दो सेकंड के स्क्वायर से, दैट्स ऑल अबाउट मूवमेंट्स। आ गया भाई समझ में? हाँ μ2 आ गया ना, μ2 मतलब सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन, अरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसानी है। और इसी मतलब यहाँ डिनोटेड है आपका बीटा 1 को होता, मतलब यहाँ माना गया बीटा गामा, तो बीटा आपका क्या स्क्यूनेस को शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आया आपके पास कि बीटा गामा कोएफिशिएंट ऑफ बेस्ड और मूवमेंट्स के बेसिस पे। देखो ये अभी आपने निकाला है बीटा 1 स्क्वायर क्यूब, और उसका नीचे से ऊपर स्क्वायर और नीचे क्यूब आ गए। आपको ये तो निकाल दिया बीटा, आपको गामा निकालना है तो इसका रूट कर दो, रूट करोगे तो ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा ना कैंसिल। ये स्क्वायर है, ये इसका रूट किया कैंसिल हो गया, और नीचे पूरा रूट आ गया, तो ये बीटा हो गया। तो बेसिकली ना कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि बीटा 1 कंपेयर होता है, मोस्टली जगह आपको रूट बीटा 1 कंपेयर होता है। दोनों कर सकते हो, कोई इशू नहीं है,
ठीक है। उसके बाद आपके पास आया कर्टोसिस। तो देखो अभी आपने बीटा 2 निकाला था, इस तरीके से निकाल सकते हो बीटा 2 μ4 डिवाइड में इसका इस तरीके से, और बीटा 2 अगर आपको निकालना गामा 2 निकालना है तो बीटा 2 में से 3 डिडक्ट कर दो, क्या कर दो 3 डिडक्ट, तो आपके पास गामा 2 आ गया। देखो अब कैसे कर वो होता है, अगर आपको ये देखना चाहता है कि सीरीज सिमेट्रिकल है या नहीं, बीटा 1 अगर 0 है सिमेट्रिकल है, बीटा 1 ग्रेटर देन 0 है पॉजिटिव स्क्यूड है, बीटा 1 लेस देन 0 है तो नेगेटिव स्क्यूड। बहुत ही आसान है ना, निकल गया। और कुर्टोसिस इसी तरीके से निकल जाएगा। अगर बीटा 2 को 3 से कंपेयर करोगे, बीटा 2 को 3 से कंपेयर करो, बीटा 2 इक्वल टू 3, तो मतलब आपका मतलब जो एक आता है मेसो, लेप्टो और आपका प्लेटी, तो वो उसी में ही बता दूंगा। बीटा 2 अगर 3 के बराबर है कहाँ, वो थोड़ी देर रुक जाओ, कुर्टोसिस में आ जाएगा, ठीक है। एंड अभी तक जो आपने पढ़ा है वो एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। एक बार हम कुर्टोसिस पढ़ लेते हैं। अभी तक देखो आपने पढ़ा सबसे पहले डिस्पर्जन, कल ही जो पढ़ा था उसने बता दिया था वेरिएबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ कंपोजिशन और अमाउंट। सेकंड आपने पढ़ा स्क्यूनेस, तो उसने बता दिया लैक ऑफ सिमेट्रिकल। थर्ड आपने पढ़ा मूवमेंट्स, क्या बता दिया कैरेक्टरिस्टिक। और फोर्थ आया कुर्टोसिस, ये बता देगा पीकनेस और फ्लैटनेस, कि आपकी जो है आपका डेटा की पीक कितनी है या फ्लैट कितना है। ये चारों के चारों क्या आप मेजर करते हैं, चारों के चारों मेजर करते हैं क्या क्या मेजर करते हैं, वेरिएबिलिटी, वेरिएंस, डिस्पर्जन, चारों के चारों मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। नहीं स्टूडेंट, बात समझ में आ गई? हाँ जी, मतलब चाहे आप डिस्पर्जन के मेजर पढ़ रहे हो, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन कुछ भी पढ़ रहे हो, चाहे आप पढ़ रहे हो आपका स्क्यूनेस, चाहे आप पढ़ रहे हो मूवमेंट, चाहे आप पढ़ रहे हो कुर्टोसिस, तो सारे के सारे मेजरमेंट करते हैं किसके, वेरिएबिलिटी के। तो देखो ध्यान से, कुर्टोसिस में देखिए, कुर्टोसिस ने क्या बता दिया कि जो आपकी सीरीज है उसमें आपका कितनी फ्लैटनेस है या पीकनेस है फ्रीक्वेंसी कर्व में, ठीक है। डिग्री ऑफ कुर्टोसिस आप मेजर कर देगा, देखिए क्या है, देखो डिग्री ऑफ कुर्टोसिस है ना, आपका क्या है रिलेटिव पीकनेस है कि नॉर्मल कर्व के साथ कितना उसकी पीक है। पहला बनता है लेप्टो, प्लेटी और मेसो। लेप्टो का मतलब क्या है, लेप्टो देखो कोविड सभी ने सुना है ना, 3 शेप बन गई आपकी। फर्स्ट आपकी कोई चीज एकदम से चढ़ी, एकदम से ठीक हो गया, जैसे कोविड की तीसरी लहर थी ना, 1 महीने में सब कुछ हो गया, बहुत ज्यादा हजारों लाखों केस गए, एकदम से नीचे आ गया, डाउन आ गया, है ना। थोड़ा सा मैं आपको तरीके बताऊंगा क्या क्या चीजें है ये। सेकंड आया एक आपका, देखो स्टार्ट में जब आया था उसमें क्या धीरे धीरे आपके केसेस बढ़ रहे थे, फिर धीरे धीरे ही ठीक हुए, है ना। और जो सेकंड आया आपके पास उसमें क्या हुआ था, आपको नॉर्मली ठीक हुआ, नॉर्मल टाइम लिया, नॉर्मली आपका ठीक हुआ, 3 हुए। अब कभी कोविड की लहर नहीं आएगी, आपको गारंटी है। क्यों? क्योंकि कहीं डेटा ही नहीं है, कोई शेप ही नहीं बनती। बात समझ रहे हो? मैं जब उस वक्त पढ़ा रहा था, मैं अभी नहीं, जब मैं जनवरी में पढ़ा रहा था तब मैं उनको बोला था ये वाली शेप ये बनेगी, क्योंकि मुझे पता है कि स्टैट में इसके अलावा कोई शेप ही नहीं बनती। फोर्थ कोई शेप देखी इसके अलावा नहीं, ये 3 शेप है, तीनों बन ली, फोर्थ है ही नहीं, आ ही नहीं सकती। ये नहीं कह रहा मैं किसी और की वजह से आ सकती है, इसकी वजह से आपकी नहीं आएगी, ठीक है, इसकी वजह से आपकी नहीं आएगी। अब देखो इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, जब सारी की सारी वैल्यू मीन के आसपास हो, मान लो मीन 10 है तो आपकी वैल्यू 11 है या 9 है, 10.5 है, इस तरीके से है, तो सारी वैल्यू आपकी मान लो एक जगह हो, तो वो तो क्या होता है लेप्टोकुटिक। क्या होता है? लेप्टोकुटिक। देखो अपने पास क्या है, अपने मान लो देखो दिल्ली है, मोस्टली पॉपुलेशन आपकी क्या है दिल्ली में अवेलेबल है। मान लो अगर आप दिल्ली पूरा अगर उसको केंद्र शासित प्रदेश है वैसे तो, उसमें क्या है आपका कि मोस्टली पॉपुलेशन उसके आसपास ही मतलब कंजस्टेड है, जो भी एरिया है बिल्कुल पास में है ना। बात समझ रहे हो? या इसी तरीके से आप मान लो रोहतक की बात करो, तो रोहतक की क्या है कि चलो रोहतक तो फिर भी मैसों में आएगा, दिल्ली मान लो आप, ठीक है, और आप मुंबई मान लो, मेनली मुंबई मान लो, महाराष्ट्र की मोस्टली पॉपुलेशन मुंबई में रहती है, या उनके वहाँ जो थाने हैं वहाँ पे रहती है, तो आपकी वैल्यू एक जगह के आसपास रहे,
तो वो क्या होगा, लेप्टोकुटिक बनाएगा शेप, मीन के आसपास रहेगी तो। हाँ जी स्टूडेंट, समझ में आ गया? हाँ भाई, क्यों मीन के आसपास रहेगी तो लेप्टो। अब अगर आपके पास हो हर जगह इक्वल सी, जैसे हरियाणा है, हरियाणा में भाई गाँव में भी उतनी ऑलमोस्ट इक्वल सी मिल जाएगी पॉपुलेशन, और शहरों में भी उतनी मिलेगी, मतलब इक्वल सा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो क्या होगा आपका मेसोकुटिक। क्या बन जाएगा, मेसो की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और तीसरा आया प्लेटिकुटिक। प्लेटिकुटिक का मतलब है कोई वैल्यू यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ रहते हैं, कोई यहाँ रहते हैं, इस तरीके से बिखरी हुई है। जैसे राजस्थान है आपका, राजस्थान में क्या है, बहुत बड़ा एरिया है, पूरा राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है इंडिया का, लेकिन उसमें क्या है भाई, जो लोग है पॉपुलेशन बहुत ही, मतलब ऐसा नहीं है कि, और पॉपुलेशन वहाँ पर खेतों में रहती है, ढाणियाँ बोलते हैं उधर, उसमें रहती है, तो मतलब क्या है वहाँ पर बिखरी हुई पॉपुलेशन है, तो वो क्या होगा आपका प्लेटी, फ्लैटनेस होगी वहाँ पर। स्टूडेंट समझ में आ गई? इनकी मतलब जो भी एवरेज होगा उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। प्लेट जो आपकी लेप्टो है, मीन के आसपास सारी वैल्यू, मेसो में नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हर जगह इक्वल सी मिल जाएगी, और प्लेटी में पता ही नहीं कि क्या है, हर जगह मतलब बिखरी हुई सी होगी। स्टूडेंट समझ में आ गया भाई तीनों से? बहुत अच्छे। अब देखो आपने मेजर कर लिया, लेप्टोकुटिक में क्या होता है, हाई पीक होता है बिल्कुल हाई पीक, ठीक है, नॉर्मल पीक से ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आपका जो वैल्यू होती है सेंटर के आसपास होती है, ये मीन के आसपास मतलब, ठीक है। दूसरा होता है प्लेटी, मीन से बहुत दूर होती है, लेस कंसंट्रेशन ऑफ द सेंटर। एंड थर्ड वन आपने क्या पढ़ा, मेसोकुटिक, तो उसमें क्या होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंटर वैल्यू के अराउंड, ऐसे देखो, है ना। और आपका ये इस तरीके से बन गया, प्लेटी मेसो सारे आपने लिख दिया, ये प्लेटी बनाया, ये आपने मेसो बनाया, ये आपका लैपटॉप बना दिया, ठीक है। अब इसको आपने मेजर करना है, देखो बीटा 2 से कंपेयर कर रहे हो, बीटा 2 ग्रेटर देन 3 है तो लेप्टोकुटिक, बीटा 2 लेस देन 3 है तो प्लेटी, और बीटा 2 3 के इक्वल है तो मेसोकुटिक। और गामा 2 के साथ कंपेयर कर रहे हो तो बीटा 2 माइनस 3 तो 0 निकला था, आपने गामा 2 निकाला तो फिर 0 के साथ कंपेयर कर लो। अगर बीटा 2 गामा 2 0 मतलब मेसोकुटिक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन वाला, बीटा 2 पॉजिटिव तो मतलब प्लेटिकुटिक, और बीटा 2 नेगेटिव तो आपका फ्लैटिकुट मतलब प्लेटिकुटिक, ये वाला प्लेटिकुटिक। हाँ जी, आया समझ में स्टूडेंट? है नीचे नहीं आया, ये यहाँ आ जाएगा आपको, इसको लिख लो यहाँ पे। आपने पढ़ा था बीटा 1 और आपने पढ़ा सॉरी बीटा 2 और आपने गामा 2। जो गामा 2 है ना वो है आपका बीटा 2 माइनस में 3, इस तरीके से पढ़ा है। अगर बीटा 2 के साथ कंपेयर कर रहे हो तो अगर बीटा 2 की वैल्यू 3 से ज़्यादा है तो क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा लेप्टोकुटिक, ठीक है। और बीटा 2 की वैल्यू 3 के इक्वल है तो मेसोकुटिक, और बीटा 2 की वैल्यू लेस देन 3 है तो प्लेटिकुटिक, है ना। और क्योंकि आपने अभी देखो 3 को डिडक्ट कर लिया उधर तो 0 से कंपेयर होगा, तो अगर आपके पास बीटा 2 की वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो आ जाएगा मेसोकुटिक, बीटा 2 की वैल्यू पॉजिटिव है तो लेप्टोकुटिक, एंड बीटा 2 की वैल्यू नेगेटिव तो आपकी प्लेटिकुटिक। आगे समझ में? अभी ये ऑनलाइन आपको आगे समझ में भाई? ओके, देखिए अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है, एक बार उसको रिवाइज करते हैं फिर आगे देखते हैं। आज जो हमने पढ़ा है ना, आज बिल्कुल ही आसान सा था, और वो सारा टॉपिक था जो आप सारे छोड़ के चलते थे। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? अब बीकॉम में छोड़ के आ रहे हो इन सब चीज़ों को, ये आपकी कमी नहीं है। कभी आप सोच रहे हो कि मतलब ये टीचर जो देखो, टीचर कहाँ से लगते हैं, आप में से तो लगते हैं टीचर। हाँ नहीं, वो ऐसे टीचर क्या कहता है, टीचर आप में से लगते हैं, और टीचर ने ही नहीं पढ़ के आया, उनके टीचर ने ऐसे पढ़ाया है, तो फिर वो इसलिए ही तो है ना। मैं बोलता नहीं हूँ कि क्या कह रही है निशा? हाँ यही तो फायदा है, इसलिए तो हम अलग है। वेरी गुड निशा, शाबाश, ऐसा ही चाहिए। हाँ मतलब क्या है कि उन टीचर को गलत पढ़ाया, मतलब पढ़ा गया तो वो आगे गलत पढ़ाया। मैं कितने ही एग्जाम्पल बता सकता हूँ, है ना। जैसे मैं कई बार मैं पूछता हूँ कि एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है,
तो अब आपको क्या बताया हुआ नीचा एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकलता है? हाँ जी, एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकलता है? कैसे निकालते हो एवरेज प्रोडक्ट? कैसे निकालते हो? क्यू ऐसे लिखते हो ना, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड में क्यू। ऐसे ही तो देखा होगा ना आप लोगों ने, पी डिवाइड में क्यू इज इक्वल टू ए पी। हाँ भाई निशा, ऐसे पता है ना आप लोगों को? हाँ, और ये गलत है। क्यों? क्वांटिटी तो है ये टोटल प्रोडक्ट, क्वांटिटी तो है टोटल प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या आएगा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो भी आपने यूज किया, और सबको ये बताया हुआ है, मुझे पता है, मैं वहां रहता नहीं हूँ कि हाँ, मैं भी तो यही पढ़ा है, टीपी डिवाइड में क्यों। वो तो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे ठीक करनी पड़ी है बहुत सारी चीजें। एज ए टीचर जब मैं मतलब टीच कर रहा हूँ, तो मुझे अच्छा मतलब मुझे पता लगा कि ये चीजें कमी है। और मैं कितने ही बातें बताता हूँ। मैंने पूछा कि लॉ ऑफ डिमांड, वो आज तक दुनिया में मैं पता नहीं कितनी बार बता चुका हूँ वो। और हाँ, इफ अगर प्राइस इफेक्ट है तो। अब निशा मैं आपसे पूछूंगा ना, आपने तो शायद पढ़ी है ना, तो आप तो शायद सही बताओगे ये लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। बता क्या होता है निशा? या तू भी गलत बोल रही है, करा दिया तूने भी पढ़ा। क्या होती है? हाँ, तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगी, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन होगी अगर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई कर रहे हो तो आप। ये बारीक बारीक की तो बातें हैं। और फिर कहते हो इकोनॉमिक्स का पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था, अगले ने कर लिया, गलत हो गया। अरे अगर सही गलत टीचर के पास गया ना तो आपका सही नंबर देगा, और जिसने ठीक पढ़ रखा होगा तो फिर तो ऐसे ही कटेगा। मेरे पास अगर ऐसी कॉपी आ गई और जहाँ पर मुझे इंक्रीज डिक्रीज लिखा हुआ, मैं तो काट दूंगा पूरा। हाँ, प्राइस इफेक्ट मींस एक्सटेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा। नॉन प्राइस इफेक्ट क्या होगा? इंक्रीज और डिक्रीज। सिंपल सी बात है ना। और ये मैं कह रहा हूँ कि मैंने ना मतलब जैसे इस बार भी मेरे पास ऑलमोस्ट 2000 डिस्टेंस के बच्चे हैं, तो मैंने उनसे तो शायद इस बार ट्राई नहीं किया। लास्ट क्लास से थोड़ा सा लेक्चर जरूर ट्राई करूँगा, बहुत सारे क्वेश्चन उनके साथ। ऐसे ही मैंने पिछली बार ट्राई किया, ऐसे मैं यूनिवर्सिटी में ट्राई करता हूँ, ऐसे में जहाँ भी मेरे को मिलता है, मुझे ना इसका बहुत कम जगह सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिला है, बहुत कम जगह। और ऐसी ये कि नहीं ये दो थोड़ी बहुत कंसेप्ट है, बहुत सारी है। और टीचर भी बस ऐसे चलता है, प्रेजेंटेशन दे दो। अच्छी बुकों में हर जगह लिखा होता है, अच्छी बुकों में हर जगह ये चीज़ें लिखी होती है। हाँ, तो वो पढ़ाई गलत गई है। आपको क्या कहे भाई ये ले आना बुक, ये जो लोकल अपनी ये ले आना, क्यों? पेपर उनमें बनाना है, उनसे चेक करना है, दैट्स ऑल। फिर आप कहाँ से ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर बनोगे, है ना? फिर आप सोचो कि हम वो उस तरीके से बने, फिलिप कोटलर बनना चाहो आप, है ना? और आप पढ़ो ये जो आप पढ़ रहे हो, फिर वही बात है ना भाई, जैसा पढ़ोगे वैसा सीखोगे। तो कोई बात नहीं, वो तो आप सही करेंगे ना, आप चेंज कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अपने सारी बढ़िया बढ़िया टीचर बना दिए। इसलिए तो मैं कहता हूँ मैं किसी को भी खड़ा कर सकता हूँ एज ए टीचर, तो यही तो काम है मेरा, और काम क्या है। हाँ, तो रिवाइज किया करो ना आप। हाँ, तो वो रिवाइज करते रहा करो, आपका तो ही खत्म नहीं होंगे आपके, ठीक है। टेस्ट भाई टाइम की थोड़ी सी कंजक्शन है कि एक बार मैं कंट्रोल में ले लूँ सारे सब्जेक्ट, उसके बाद आप टेस्ट भी ले लेंगे, फिर देख लेंगे, है ना। और कभी कभी आप लोग जैसे जिसका टाइम लगे, पॉसिबल है वो आप अकेडमी आ जाएगा, तो कि मुझे पता लगे कि कौन क्या पढ़ रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, जिस दिन आपका इच्छा हो, जिसमें मनीषा तो चलो दूर रहती है ज़्यादा, जिसका भी मतलब अगर टाइम लगे तो वो आ सकता है अकेडमी। ओके, सैटरडे तो ऑफ नहीं ऑन होता है, सैटरडे तो आप लोगों की ऑफ होती है, मैं घर चला जाता हूँ तो। ठीक है चलो। भाई हमने जो आज पढ़ा वो क्या क्या पढ़ा वो देखिए। हमने पढ़ा सबसे पहले क्या? स्क्यूनेस। स्क्यूनेस मेजर करता है लैक ऑफ सिमेट्रिकल, और फिर आपने सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मीन मीडियन मोड बराबर है तो भाई बेल शेप्ड बनेगा और आपका सिमेट्रिकल होगा। स्क्यूड में पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव साइड ज़्यादा होगी 0.5 से तो पॉजिटिव स्क्यूड, मीन ज़्यादा मीडियन से, मीडियन ज़्यादा मोड से, और नेगेटिव स्क्यूड में मीन कम मीडियन से, मीडियन कम मोड से, ठीक है।
और आपके पास फिर तीनों में आपने डिफरेंस पढ़ा था। डिस्पर्जन ने मेजर किया था अमाउंट और उसने मेजर कर दिया डायरेक्शन, एंड उसके बाद इसने बता दिया कि इसकी कंपोजिशन क्या है और इसने बता दी शेप क्या बनेगी। ठीक है, ये इसका फर्स्ट ऑर्डर मतलब सारी सेंट्रल टेंडेंसीज, मीन मीडियन मोड, और वो आपकी सेकंड आपकी है, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया इस तरीके से, क्वार्टर डेविएशन, वेरिएंस इस तरीके से। फिर आपने मेजरमेंट किया, भाई ये है, अगर आपका मीन मीडियन मोड बराबर सिमेट्रिकल है, इक्वी डिस्टेंस है तो सिमेट्रिकल, अदरवाइज नहीं है। अब वेल शेप्ड बन रहा है तो सिमेट्रिकल, नहीं तो नहीं आपका। एंड फिर आपने पढ़ा कि स्क्यूनेस की मेजरमेंट कैसे करते हो, तो कोल पियर्सन का मेथड क्वेश्चन आता है कि किसके बेस पे है, तो मीन मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सेकंड ऑर्डर कौन सी होगी इसमें? आप ऐसे भी आ सकता है कि सेकंड ऑर्डर कौन सी है, शायद आपने भी शायद पहली बार सुना होगा कि ये सेकंड ऑर्डर है ना, कि जो ये मीन मीडियन मोड जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, क्वार्टाइल क्या है? फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर? क्वार्टाइल आपकी फर्स्ट ऑर्डर है, क्वार्टाइल डेविएशन जितने भी डिस्पर्जन के मेजर है वो सेकंड ऑर्डर है। ठीक है, क्वार्टाइल होगा डेसाइल्स, ये कि आपके फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन अगर आपने मेजर कर दिया इन द डेविएशन तो क्या हो जाएगा? सेकंड ऑर्डर। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, जैसे बेस्ड ऑन दी मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपने देखा कि मीन माइनस मोड अगर आपके पास डिफाइंड है नहीं है तो ये लग जाएगा। बाउले का क्वार्टाइल 3 क्या 1 एंड मीडियन के बेसिस पे आ गया। कैली का आपके पास P90 परसेंटाइज और डेसाइल्स के बेसिस पे आ गया। तो ये पढ़ा। फिर पढ़ा मूवमेंट्स आपने बहुत अच्छे पढ़ा है। सेंट्रल मूवमेंट अबाउट मीन होता है, तो फिर ये एक तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट अबाउट मीन इज इक्वल टू 0 और सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन इज इक्वल टू वेरिएंस। दो तो ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड और थर्ड से निकल जाता है स्क्यूनेस, और उसका फॉर्मूला अगर आपको याद है यहीं पर आप रिवाइज करोगे, थर्ड का तो कर दो स्क्वायर और सेकंड का कर दो क्यूब, निकल गया आपका बीटा1 स्क्यूनेस। एंड अगर आपको निकालना हो क्या कुर्टोसिस, तो फोर्थ मूवमेंट डिवाइड में सेकंड का स्क्वायर, निकल गया ना। हाँ जी, चलो बहुत अच्छे। और उसके बाद अज्यूमीन का कोई वैल्यू नहीं है, बस इसका बस लिखाने के निकल सकता है, इधर इसका ऐसे लग जाएगा ये बार। एंड फिर आपका 0, तो फर्स्ट मूवमेंट अबाउट 0 इज इक्वल टू मीन के इक्वल, बस ये याद रखना। फिर इसकी यूटिलिटी आपने देखा, ये चार चीज़ें निकल सकती है। और फिर ये कोफिशिएंट निकाल दिया। फिर कोटोसिस में लेप्टो होता है, प्लेटी होता है और मैसो होता है। तो दैट्स ऑल अबाउट दी जो आपने पढ़ा है। अब आगे करें। हाँ जी।